नमस्कार विरांची जी, आपको पॉडकास्ट में स्वागत है। भारत और नेपाल का रिश्ता तो हजारों साल पुराना है। लिच्छवी काल से ही दोनों की जड़ एक दूसरे से जुड़ी है। आप नेपाल और भारत के बीच के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में हमें कुछ बताइए। विकास जी नमस्कार। आज की पॉडकास्ट की जो आपने विषय रखा है, सब्जेक्ट रखा है कि भारत और नेपाल का ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक और बिजनेस से रिलेटेड रिलेशनशिप कैसा रहा। तो देखिए, पहले हम ऐतिहासिक रिश्तों से शुरू करते हैं। नेपाल के लिच्छवी वंश के जड़े वैशाली के लिच्छवियों से जुड़ी है। अगर नेपाल में शासन करने वाले एक पर्टिकुलर राजाओं की समूह था लिच्छवी, उनका रिश्ता बिहार के वैशाली से जुड़ा हुआ है, जो आधुनिक बिहार में शासन करते थे। अर्थात नेपाल का लिच्छवी वंश वैशाली के लिच्छवी वंश की ही एक शाखा था। नेपाल में लिच्छवी वंश का शासन लगभग 400 ईस्वी से 750 ईस्वी तक रहा, मतलब 350 वर्ष तक। और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का विकास भी इसी काल में ही हुआ था, लिच्छवियों के काल में। नेपाल और भारत का संबंध केवल पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव का है। एक नेपाल के बड़ी फेमस लेखक रहे हैं, राइटर ऋषिकेश शाह। वो अपने एक किताब एन इंट्रोडक्शन टू नेपाल में लिखते हैं कि आधुनिक भारत और नेपाल के कुछ हिस्से मौर्य समाज का हिस्सा था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड रहा उसी टाइम का एक हिस्सा था। उत्तर भारत का बहुत सारे हिस्सा और नेपाल चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी और धनवान राजा थे, उनके समय का था। और नेपाल के ही एक राणा प्रमोद शमशेर अपने राणा शासन के वृत्तांत की किताब में लिखते हैं कि नरेंद्र राज्यलक्ष्मी देवी, जो नेपाल की राजा पृथ्वीनारायण शाह की पटरानी और भाभी राजा प्रताप सिंह की माता थी, वे वाराणसी यानी कि काशी के एक राजपूत सरदार अभिमान सिंह की पुत्री थी। ग्वालियर राजघराने, जो आजकल के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी जो दादी थी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेत्री रही है, वो महारानी और राजमाता थी ग्वालियर की, विजय राजे सिंधिया। उनकी जो माता है, नेपाल के राणा वंश के संस्थापक जंग बहादुर कुंवर राणा के भतीजे और नेपाल के सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ खड्ग शमशेर जंग बहादुर राणा की पुत्री थी। इसे भारत का सिंधिया राजघराने और नेपाल के शाही परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। नेपाल की राजकुमारी भारती राज्यलक्ष्मी देवी शाह की विवाह उड़ीसा के मयूरभंज के बहुत अच्छे राजा रहे प्रदीप चंद्र सिंहदेव भंजदेव से हुआ था। बड़ौदा के शाही परिवार के वंशज और पूर्व फर्स्ट क्लास रणजी क्रिकेटियर संग्राम सिंह गायकवाड़ का विवाह भी राजकुमारी आशा राजे से हुआ है, जो नेपाल के एक नोबल फैमिली यानी कि शाही परिवार से थी। और बाद में यही संग्राम सिंह गायकवाड़ भारत के इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। यानी कि ये जो वैवाहिक संबंध रहा नेपाल के राजघराने और भारत के राजघराने के बीच में, ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। इट इज इंडिकेटिंग टू ए कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप शेयर्ड बिटवीन द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ये बेहद रोचक बात है कि दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र के राजा को भारत के कुछ मंदिर में विशेष अधिकार प्राप्त था। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ अनजाने बात बताएंगे? विकास जी देखिए, अगर भारत और नेपाल के बीच में पौराणिक रिश्तों की बात करें तो पहले राजघराने से ही बात करते हैं। मैं जब छोटा था, मुझे अभी तक याद है कि नेपाल के महाराजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पुरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने आते थे। तो यहाँ पे एक चीज कहा जा सकता है कि दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो नेपाल, उनके राजा को पुरी जगन्नाथ टेम्पल में व्यक्तिगत रूप से पूजा करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। ए स्पेशल पोजिशन अलॉटेड टू हिम इन द फेमस लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। नेपाल के राजा को यह विशेष पूजा अधिकार मिला हुआ था, जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं था। यहां तक कि पुरी के गजपति महाराज, जिन्हें भगवान जगन्नाथ की जीवित स्वरूप मानी जाती है, जीवंत भगवान मानी जाती है, उनको भी यह विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थी। नेपाल के शाही परिवार के आगमन पर उनकी देखभाल के लिए जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष पुजारी को नियुक्त किया जाता। वे मंदिर के महत्वपूर्ण भक्तों में से एक थे, वन ऑफ द स्पेशल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो देखिए, किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव महारानी ऐश्वर्या के साथ 12 मई 1993 को, यानी कि 12 मई 1993 को लास्ट अंतिम बार जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। नेपाल के राजा को दक्षिण भारत के एक टेम्पल है जो कि मदुराई सिटी में है, तमिलनाडु के। मदुराई इज नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। वहां पे मां पार्वती का एक मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। उस मंदिर में भी नेपाल के राजा को विशेष पूजा का अधिकार प्राप्त
था। 1950 की संधि ने दोनों देशों के बीच का ऐसा पुल बनाया जिससे लोग बिना पासपोर्ट और वीजा दोनों देश में जा सकते हैं। 1950 के भारत नेपाल मैत्री संधि को आप किस नजरिए से देखते हैं? यह संधि दोनों देश के लिए कितनी अहम है? अच्छा विकास जी, अगर बात करें इंडो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में, ट्रेड को लेके या तो ट्रीटी को लेके, संधि को लेके, तो देखिए 1950 में इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइन। 1950 में भारत और नेपाल मैत्री संधि की साइन हुई थी। यह संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में साइन हुआ था। नेपाल की ओर से अंतिम राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और भारत की ओर से वहां पे भारत के जो राजदूत थे चंद्रेश्वर नारायण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के मात्र 3 महीने के बाद ही नेपाल में राणा शासन का अंत हो गया। इस संधि में जो बातें की गई थी कि दोनों देश के बीच में संपर्क को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, उनमें एक था कि दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता और भूमि की सुरक्षा का सम्मान करेंगे। दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के आना जाना कर सकते हैं। दोनों देशों में रहना, काम करना और व्यापार करना सबके लिए बराबर अधिकार का था। एवरेस्ट की ऐतिहासिक चढ़ाई ने नेपाल को विश्व प्रसिद्ध किया। एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई के बाद नेपाल में क्या बदलाव आया? क्या सच में उस घटना से नेपाल की तस्वीर बदल दी? देखिए विकास जी, नेपाल कई सालों तक दुनिया से कटा हुआ रहा, आइसोलेटेड रहा। उसके बाद एक घटना घटती है, जॉर्ज मेलोरी और एंड्रयू इरविन, ये जो इंग्लैंड से थे, और 1924 को इन दोनों ने कोशिश की थी कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। दे ट्राइड टू क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट। यह आज भी रहस्य बना हुआ है क्योंकि मेलोरी का शव 1999 यानी कि 1999 में मिला था। 24 को उनकी चढ़ाई शुरू हुई थी और 1999 में मिला था। दोनों इंग्लैंड से थे और 1924 के ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपेडिशन के हिस्सा थे। आज तक यह रहस्य बना हुआ कि वे शिखर पर पहुंचे थे या नहीं। इसके बाद आफ्टर 29 ईयर्स, 29 साल के बाद एक हिस्टोरिक चेंज आता है। तारीख था 29 मई 1953, 1953 मई 29। एडमंड हिलरी जो कि स्विट्जरलैंड से थी और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के ही खुम्बु क्षेत्र से थी, ये दोनों मिलकर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते हैं। एन हिस्टोरिकल अचीवमेंट। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद नेपाल ने विदेशियों पर से प्रतिबंध हटा दिया। All the restrictions imposed on the foreigners were removed after the historic climbing to the Mount Everest by Edmund Hillary and Tenzing Norgay। भारत ने नेपाल को व्यापार में ट्रांजिट सुविधा दी जो नेपाल के लिए बिजनेस आसान कर दी। नेपाल की बिजनेस में भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है? भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य की संधि अक्टूबर 1950 में साइन होती है। इस संधि के तहत भारत ने नेपाल को अपने क्षेत्र और सी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों के माध्यम से वस्तुओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का अधिकार दे देता है, राइट दे देता है। संधि के अनुसार भारत से होकर गुजरने वाले यानी कि जो ट्रांजिट में गुड्स रहते हैं उन पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता था। There were no provision to impose tax on the goods on transit passing through India. That was what a beautiful relationship between these two countries. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला जो कि भारत की फेमस एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की दादा लगते हैं, उनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नए और अलग अलग व्यापार तथा ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए। Many were signed. इसके साथ ही अन्य जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स थे वो भी साइन किए गए। 2010 में इंडिया ने नेपाल को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लोन दी और 80,000 यानी कि 80,000 टन फूड ग्रेन्स नेपाल को सप्लाई किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वाटर एग्रीमेंट को लेके, वाटर रिसोर्सेज को लेके, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट को लेके डिस्कशंस आगे बढ़े जो कि मिनिस्टरियल लेवल पे, सेक्रेटरियल लेवल पे और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लेवल पे एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि ये से लोग आपस में मिलते रहेंगे। विकास से देखिए, काठमांडू में जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है उसके बारे में अगर बात करें
1951 में नेपाल और इंडिया ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करने का फैसला किया। नेपाल के प्रमुख विकास साझेदार के रूप में भारत ने काठमांडू का गौचर हवाई अड्डा यानी कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम करने का मन बनाया। काम शुरू हुई और ये 1954 में पूरा हुआ। इसी वर्ष नेपाल में इंडियन एड मिशन इन नेपाल की स्थापना भी की गई, जिसका उद्देश्य हेल्थ, कनेक्टिविटी यानी कि कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ऊर्जा यानी कि एनर्जी सेक्टर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट की कई सारे प्रोग्राम बनाई गई। ये दिखाता है कि ये दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है, ये बिजनेस से लेके हिस्ट्री से लेके या तो आप फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस घटनाओं को जोड़ दें, तब भी दोनों देशों के रिश्ता जो है हमेशा भाईचारा के साथ ही आगे बढ़ता रहा। अगर नेपाल और इंडिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1976 में इंडिया ने नेपाल को 140 मिलियन रुपए की सहायता देकर 21 मेगावाट की त्रिशूली जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट का निर्माण के लिए सहयोग किया। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल जाना एक बड़ा कूटनीतिक संदेश था। रिश्ते फिर से नई शुरुआत पर थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? उस यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में क्या बदलाव लाया? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 में नेपाल का दौरा करते हैं और इनकी जो दौरा था नेपाल को, ये 17 साल के बाद, आफ्टर 17 ईयर्स, दिस वाज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। 17 साल के बाद किसी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार ऑफिशियल विजिट की थी नेपाल की। उसी के बाद से देखिए, पूर्व सरकारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है। 2014 में काठमांडू में 100 करोड़ रुपए की लागत से नेपाल भारत मैत्री इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर तथा 125 करोड़ रुपए की लागत से धरान में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के नए कॉलेज ब्लॉक का उद्घाटन किया जाता है। इसके बाद 2019 में 324 करोड़ रुपए की लागत से मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया जाता है। आपदा की उस घड़ी में भारत पहला देश था जो नेपाल के साथ खड़ा हुआ। यही तो असली दोस्ती होती है। 2015 के भूकंप के बाद भारत ने नेपाल की जो मदद की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अप्रैल 2015 में नेपाल अर्थक्वेक के बाद इंडिया सरकार ने, भारत सरकार ने नेपाल के पुनर्निर्माण प्रोग्राम्स के लिए 1 अरब अमेरिका डॉलर देने का संकल्प लेता है। इस सहायता के तहत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 50,000 घरों का पुनर्निर्माण किया गया, जो नवंबर 2021 में पूरा और और लोगों को आवंटित की गई। और अन्य प्रोग्राम्स के बारे में अगर बात करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट में 132 हेल्थ सर्विसेज का निर्माण और 8 डिस्ट्रिक्ट में 71 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कंस्ट्रक्शन की गई। मैं कोरोना वैक्सीन को सपोर्ट नहीं करता हूं, फिर भी आपका राय जानना चाहूंगा। अगर आप कोरोना वायरस के बारे में पूछते हैं तो कोरोना वायरस के टाइम पे जो एपिडेमिक आया था, जो पैंडेमिक आया था, इस दौरान इंडिया ने अपने देश में जब वैक्सीनेशन शुरू किया, उसके 1 सप्ताह के अंदर, विद इन ए टाइम ऑफ 1 वीक, नेपाल को 10 लाख यानी कि 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोज नेपाल को भेजता है। इसके अलावा भारत की वैक्सीन मैत्री एक प्रोग्राम बना था, वैक्सीन मैत्री। इस प्रोग्राम के पहल के तहत नेपाल को लगभग 95 लाख वैक्सीन डोज प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 22 फरवरी 2016 को इस समझौते के तहत भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत की तरफ से दी जाती है। यानी कि इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड विथ नेपाल एट ऑल टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज एंड रिक्वायरमेंट्स। भारत हमेशा साथ रहा है और नेपाल भी भारत के साथ वैसे ही एक साझेदारी के साथ संपर्क निभाते आया है। आज नेपाल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्टर है और भारत ही सबसे बड़ा खरीदने वाला है। भारत के साथ इस ऊर्जा साझेदारी को आप कैसे देखते हैं?
देखिए विकास जी, इंडिया और नेपाल के बीच में पेट्रोलियम को लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। अगर इसको देख के ये दोनों देश एक्स्ट्रा पाइपलाइन बिछा सकते हैं ताकि इस ट्रेड को आगे बढ़ाया जा सके। 2022 में नेपाल ने मिड नवंबर में भारत को 10.38 यानी कि 10.38 अरब रुपए की बिजली निर्यात की थी। हाल के वर्षों में बिजली भारत को नेपाल के प्रमुख निर्यातों में से एक बन गई है। इट इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन नेपाल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। नवंबर 2021 में भारत ने पहली बार नेपाल को बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बिजली बाजार में बिक्री की अनुमति दी। इंडिया परमिटेड नेपाल टू टेक पार्ट ऑन द ऑक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू नेपाल। इसके तहत नेपाल को 400 मेगावाट से अधिक बिजली भारत को बेचने की परमिशन मिली, अनुमति मिली। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि आम लोग के जरिए भी बहुत गहरी है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? नेपाल को मिलने वाले रिमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 1.2 अरब डॉलर 1.2 अरब डॉलर भारत में रहने और काम करने वाले नागरिकों से पेंशन के रूप में, प्रोफेशनल इनकम के रूप में और जो काम करते हैं इंडिया में उसकी सैलरी के रूप में, पगार के रूप में नेपाल में जाता है। इट इज अराउंड 1.2 अरब डॉलर्स। ऐसे नेपाल में काम करने वाले भारतीयों के द्वारा भारत का नेशनल इनकम के ऊपर भी एक खास योगदान है। द मनी अर्न्ड बाय द इंडियंस वर्किंग इन नेपाल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त नेपाल में आने वाले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश है, उसका 30% इंडिया से ही आता है। यानी कि इंडिया इज वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर्स इन नेपाल। देखिए विकास जी, अगर ट्रेन और बस सेवा की बात करें नेपाल और भारत के बीच में, तो फरवरी 2023 से इंडियन रेलवेज भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सेवा ऑपरेट कर रहा है, जो कि भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता की जन्मस्थल नेपाल के जनकपुर को जोड़ती है। और भारत नेपाल के बीच में जो मैत्री बस सर्विस है वो काठमांडू से लेकर दिल्ली के राजमार्ग पर संचालित होती है। और साथ में ये जो बस सेवा है ये नेपाल में पोखरा और इंडिया में पटना, काशी और हरिद्वार और कई सिटियों को जोड़ती है। भारत और नेपाल की सेना के बीच जो भाईचारा है वो कई सालों की विश्वास से बना है। भारत और नेपाल के सैनिक संबंध इतने गहरे क्यों है? गोरखा रेजिमेंट इस रिश्ते को कैसे मजबूत बनाती है? रही बात सामरिक रिश्ते की, यानी कि सामरिक रिश्ता मतलब मिलिट्री टाइज की अगर बात करें, नेपाल और इंडिया के बीच में लंबे समय से सैनिक संबंध रहा है। 1950 से दोनों देशों में एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है कि इंडिया का जो आर्मी चीफ बनेंगे उन्हें नेपाल का ऑनररी जनरल का उपाधि मिलेगा और नेपाल में जो आर्मी चीफ बनेंगे उन्हें इंडियन आर्मी का ऑनररी जनरल की डेजिग्नेशन मिलेगा। और इंडियन आर्मी में गोरखा बैटालियन जो है, गोरखा रेजिमेंट है, वो भर्ती नेपाल की पहाड़ी जिलों से की जाती है। और आज के टाइम पे भी भारतीय सेना में नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक कार्यरत है। जब दोनों तरफ एक ही भाषा बोली जाए, एक ही पर्व मनाए जाए, तो बॉर्डर तो बस एक लकीर रह जाती है। भाषा, पर्व और परंपरा एक है। भारत नेपाल की इस एकता को आप कैसे बयान करेंगे? एक साझेदारी की बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक्चुअली लैंग्वेज इज द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। भाषा की अगर बात करें, मैथिली भाषा जो है ये एक इंडो आर्यन भाषा है। दिस इज इंडो आर्यन लैंग्वेज जो कि इंडिया और नेपाल दोनों देशों के लोगों के द्वारा बोली जाती है। और मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र जैसे उत्तरी बिहार, पूर्वी झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र, विशेषकर मध्य और कोसी प्रांत में यह भाषा बोली जाती है। इस साझा भाषा और सांस्कृतिक विरासत के कारण मैथिली भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले मैथिली भाषी समुदाय समान परंपराओं,
साहित्य और त्योहारों को साझा करते हैं। छठ पूजा ले लीजिए, समा चकेवा फेस्टिवल ले लीजिए, या तो जुड़ शीतल जैसे प्रमुख उत्सव को ले लीजिए। ये दोनों देशों में समान रीति रिवाज से ही मनाई जाती है। दोनों देशों में इन फेस्टिवल्स को मनाने की कोई डिफरेंट मेथड्स नहीं होती, एक ही जैसे होते हैं। इससे भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक एकता और पारंपरिक संबंध और मजबूत होते हैं। नेपाल में श्री बालेंद्र शाह की नई सरकार बन गया है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार देश की प्रगति में आगे बढ़ रहा है। दोनों देश के बीच का ऐतिहासिक और मिठास भरा रिश्ता को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे दोनों देश की प्रगति हो, कल्याण हो और समृद्धि हो। देखिए, भारत और नेपाल की जो रिश्ता है उसे आगे मजबूत बनाने के लिए आपका जो प्रश्न है कि क्या क्या हो सकता है दोनों देशों की सरकार की तरफ से, तो मैं ये कहूंगा कि जो रक्सौल काठमांडू रेल लिंक है और डिजिटल कनेक्टिविटी है, इसको तेजी से बनाए जाए। दोनों देश की सरकार इसके ऊपर पहल करे। जब सड़क और रेल जुड़ेगी तो दिल भी जुड़ेंगे। दोनों देश बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने में आगे बढ़े ताकि रोजगार भी बढ़े और आर्थिक विकास भी हो सके। रेल, सड़क, पाइपलाइन और बिजली ट्रांसमिशन जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से दोनों देशों के द्वारा पूरा किया जाए, जिससे बिजनेस और आना जाना और आसान हो सके। नेपाल के जो वाटर रिसोर्सेस है, जल संसाधन है, उसका संयुक्त रूप से दोनों देश मिलकर विकास कर सके ताकि बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए और भारत नेपाल के बीच ऊर्जा व्यापार को और मजबूत किया जाए। खुले सीमा को यानी कि ओपन बॉर्डर्स जो है उसको ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, व्यवस्थित की जाए, ताकि संयुक्त व्यवस्था होने के बाद उसको विकसित किया जाए ताकि जो अनवांटेड मूवमेंट से मतलब अवैध गतिविधियां हैं उसके ऊपर कंट्रोल लाया जा सके। एक और मेन पहलू जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, जैसे कि नेपाल में यूनिवर्सिटी से, इंडिया में यूनिवर्सिटी से, दोनों के बीच में स्टूडेंट एक्सचेंज हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, और जो रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है और हिस्टोरिकल टूरिज्म प्लेसेस है उसको बढ़ावा दिया जाए, उनका प्रोग्रेस किया जाए, उनमें डेवलपमेंट किया जाए। दोनों देशों के लोगों के बीच जो संबंध है वो मजबूत हो और नेशनल इनकम में सहयोग हो, दोनों देशों में, भारत के लिए भी नेपाल के भी। समय समय पर टाइम पे हाई लेवल मीटिंग्स जो होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो, सेक्रेटरियल मीटिंग हो, ताकि अगर कोई मतभेद है दोनों देशों के बीच में उसको पीसफुली सॉल्व किया जाए। नेपाल के युवा और सुशिक्षित प्रधानमंत्री अभी शपथ ग्रहण किए हैं श्री बालेन्द्र शाह जी, और भारत के प्रगतिशील और जुझारू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों अगर हाथ से हाथ मिलकर आगे चले तो साउथ एशिया ही नहीं पूरे विश्व के समृद्ध राष्ट्र के रूप में ये दोनों उभर के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय हिंद, जय नेपाल।